ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी ईसीजी कि आपकी जो ईसीजी होती है उसका क्या सीन होता है। ठीक है, अब जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपके एक तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जिसको हम एक तरह से ईसीजी भी कहते हैं, इसका मतलब कि क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मतलब कि आपके बेसिक के लिहाज से आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जो ईसीजी होती है इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं या इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीजें हैं। और कुछ इसको ईसीजी भी पढ़ते हैं और कुछ इसको क्या पढ़ते हैं, आपका ईकेजी भी पढ़ते हैं। तो आपकी ईसीजी हो चाहे आपकी ईकेजी हो, ये दोनों सेम ही चीजें हैं। सिर्फ आपने कहना कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, इसको हम ईसीजी भी बोलते हैं और आपका ईकेजी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपकी जो ईसीजी होती है इसकी डेफिनेशन क्या है, आपकी ईसीजी होती क्या है। ईसीजी एक ऐसी मतलब कि एक ऐसी मतलब कि फाइंडिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो हार्ट होता है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम एक पेपर के ऊपर ग्राफ के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने कहना है कि जो ईसीजी होती है ये मतलब कि एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हम एक पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं और उसमें क्या होता है कि आपकी जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो हम शो करते हैं। तो आपने जो इसी की डेफिनेशन लिखनी है कि व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जब हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है, जब हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम ड्रा करें, ठीक है, हम उसको क्या करें, ड्रा करें ग्राफिकली ऑन द ईसीजी पेपर। ठीक है, जब हम उसको ग्राफिकली ड्रा करें कहाँ के ऊपर, आपके एक तरह से पेपर के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक तरह से ईसीजी कहेंगे। आपने कहना है कि इलेक्ट्रिकल आपकी ईसीजी होती है कि जब हम एक पेपर के ऊपर एक ग्राफ की मदद से, पेपर के ऊपर एक ग्राफ की मदद से जब हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिनोट करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इतना शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका ईसीजी, उसको हम क्या कहते हैं, आपकी ईसीजी कहते हैं। अब ये जो ईसीजी होती है, व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रिप्रेजेंटेड, या व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज ड्रॉन ग्राफिकली ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ईसीजी मशीन, तो आपने इसको कहना है ये आपका ईसीजी होती है। अब ये ईसीजी होती है, आपको पता है ये ईसीजी हम किसकी मदद से करते हैं, ईसीजी इज डन बाय ईसीजी मशीन। ठीक है, यानी कि हम इसको जो है वो एक तरह से ईसीजी जो मशीन होती है उसके जरिए करते हैं। और ईसीजी मशीन के जरिए हम किस तरह करते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ लीड्स। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लीड्स, हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो होती हैं कुछ कुछ खास किस्म की आपकी डिफरेंट लीड्स होती हैं। उन लीड्स के मदद से हम क्या करते हैं, आपकी जो ईसीजी होती है, आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लीड्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो लीड्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो आपने कहना कि तकरीबन हमारे पास जो होती है वो 12 लीड्स होती हैं और 12 लीड्स होती हैं। इन 12 लीड्स की मदद से हम क्या करते हैं, हम आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको एक पेपर के ऊपर एक ग्राफ की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहना कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी जो ईसीजी होती है वो क्या होती है कि व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज ड्रॉन ग्राफिकली ऑन द पेपर इट इज कॉल्ड ईसीजी। और ईसीजी जो होती है हम इसको ईसीजी मशीन के जरिए जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लीड्स, हमारे पास जो होती है वो कुछ डिफरेंट लीड्स होती हैं। और जो आपकी जो लीड्स होती हैं वो तकरीबन 12 होती हैं। तकरीबन आपकी जो 12 लीड होती हैं उन 12 लीड्स की मदद से हम क्या करते हैं, आपकी जो हार्ट होता है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन लीड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टोटल लीड्स होती हैं वो कितनी होती हैं। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि जो आपके ईसीजी होते हैं इसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आपने कहना है कि जो आपका ईसीजी होती है इसके पहले तो आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह बता दी। फिर आपने कहना है कि जो आपका ईसीजी होती है इसके कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं। अब उन कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला जो कंपोनेंट आपका इसमें आता है आपका ईसीजी का, वो होता है आपका वेव। कौन सा होता है, आपका वेव होता है। देखो जब भी आप ईसीजी पढ़ते हो, ठीक है, जब भी मतलब कि आप ईसीजी पेपर उठाते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपकी डिफरेंट मतलब डिफरेंट किस्म की लाइंस होती हैं, डिफरेंट किस्म की लाइंस होती हैं। अब कुछ जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। अब जो लाइन स्ट्रेट होती हैं तो कभी कभार क्या होता है कि मतलब कभी कभार क्या, तो ईसीजी के ऊपर क्या होता है कि आपकी जो लाइंस होती हैं, ये आपकी जो लाइंस होती है ये स्ट्रेट होती हैं। और अगर इन स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, कुछ जो वेव्स होती हैं वो ऊपर चली जाएं या इससे नीचे चली जाएं तो उसको हम कहते हैं आपकी वेव कहते हैं। ठीक है, आपने कहना कि जब आप ईसीजी जो पेपर है वो पकड़ते हो, ईसीजी को देखते हो तो आपके कुछ स्ट्रेट लाइंस दिखाई देती हैं। अब उस स्ट्रेट लाइन से ऊपर या नीचे की तरफ जो डिफ्लेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेव कहते हैं। तो आपने कहना है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑन द ईसीजी पेपर क्या होता है कि आपका एक तरह से अपवर्ड या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शंस ऑन द ईसीजी पेपर, ऑन द ईसीजी पेपर के ईसीजी पेपर के ऊपर जो आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है उसको हम कहते हैं वेव कहते हैं।
अब जो आपकी फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या थी, आपकी एक तरह से वेव, आपकी ये स्ट्रेट लाइन थी। इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इस स्ट्रेट लाइन से अगर कोई डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ चली जाए, ठीक है, या फिर इस स्ट्रेट लाइन से कोई डिफ्लेक्शन एक तरह से नीचे की तरफ चली जाए, तो इसको हम कहेंगे आपकी वेव कहेंगे। यानी कि चाहे वो डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जाए, चाहे वो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ जाए, तो आपने कहना इसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। और एक दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होती है आपके एक तरह से आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। कौन सा होता है, आपके एक तरह से आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेव क्या होती है, आपके एक तरह से आइसो इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये जो आपकी एक तरह स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। और ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है कि आपकी जो हार्ट की जो एक्टिविटी है, आपके हार्ट की जो एक्टिविटी है, चाहे वो हार्ट के, चाहे वो एट्रिया हैं, चाहे वो वेंट्रिकल्स हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो जीरो है। यानी कि जो आपका हार्ट है वो भी रेस्ट के ऊपर है, वो भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो आपने कहना कि जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, ये क्या होती है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ऑन द ईसीजी के, ईसीजी के ऊपर जो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होती है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ऑन द ईसीजी के, ईसीजी के ऊपर जो आपके एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रिक जो लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि अब आपका जो हार्ट है, इसके अंदर जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल जो है वो रेस्ट के ऊपर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपकी एक तरह से कम्प्लेक्स। ठीक है, कि आपको पता है कि आपकी ईसीजी के ऊपर एक कम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं क्यूआरएस कम्प्लेक्स। और कम्प्लेक्स को अगर हम डिस्कस करें तो आपको पता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें जो है वो मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कहते हैं। लाइक अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें, जब आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो मिलते हैं तो उनको हम एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन ईसीजी में क्या है, ईसीजी में आपने कहना है कि जब भी आपकी दो या दो से ज्यादा वेव्स इकट्ठी हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स कहते हैं। आपने कहना है कि कम्प्लेक्स, आपकी ईसीजी में कम्प्लेक्स से क्या मुराद है, कि कम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स, कि आपकी दो या दो से ज्यादा वेव्स, ठीक है, मोर देन टू वेव्स, मोर देन टू वेव्स, कि आपके जो है दो वेव्स या दो वेव से ज्यादा की जो कम्बिनेशन होता है उसको हम क्या क्या कहते हैं, उसको हम कम्प्लेक्स कहते हैं। और इस कम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, वो होता है आपका क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ठीक है, आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है। और आपको पता है कि जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर होता है, जो आपकी वेंट्रिकल्स होती हैं, उन वेंट्रिकल्स की एक तरह से जो डीपोलराइजेशन होती है उसको एक तरह से क्या कर होता है, रिप्रेजेंट कर होता है। यानी कि जो वेंट्री आपके क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है, जो कि कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स होता है, ये ईसीजी के ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर होता है, ये आपकी जो वेंट्रिकल सिस्टोल है, या आपके वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, या आपकी जो वेंट्रिकल्स की जो डीपोलराइजेशन है, ये तीनों एक ही टर्म्स हैं। कि डीपोलराइजेशन, आपके वेंट्रिकल का सिस्टोल, या आपके वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कहा क्यूआरएस कम्प्लेक्स की मदद से जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको जो है वो एक तरह से डायग्राम के जरिए मतलब कि ड्रा करते हैं, फिर मतलब कि आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। देखो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ठीक है, कि ये आपका एक तरह से हार्ट है। इस फॉर एग्जांपल इस आपने समझा कि ये आपका एक तरह से हार्ट है। अब इस हार्ट में क्या होता है कि आपके डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, क्या होते हैं कि आपका एक तरह से डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। अब इसका हार्ट में आपको पता है कि दो अपर चैम्बर्स होते हैं और दो आपके लोअर चैम्बर्स होते हैं। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम पता आपके एट्रियम कहते हैं, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनका वेंट्रिकल्स कहते हैं। फिर आपको पता है कि आपका राइट वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, और आपका दो एट्रिया लाइक राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब यहाँ पे जो है समझने की बात ये है कि आपका एक तरह से जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है उसके अंदर मतलब कि कैसे आपकी ईसीजी के ऊपर हम रिप्रेजेंट उसको करते हैं। अब कल हमने डिस्कस किया था कि आपका एक ऐसे नोड होता है, क्या होता है कि आपका एक तरह से एस ए नोड होता है। और वो आपको पता है कि जो ऐसे नोड होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है आप जहाँ पे आप सुपीरियर वेना केवा, और जहां पे आपका एक राइट एट्रियम का जो जंक्शन होता है वहां पे होता है, या अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस, जहां पे आपका सुपीरियर वेना केवा एक तरह से ओपन हो रहा होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका एक तरह से एस ए नोड होता है। क्या होता है कि आपका एक तरह से एस ए नोड होता है। अब क्या होता है कि जो ऐसे नोड होता है ये क्या करता है, अपने में से जो है वो एक तरह से अपने जो इम्पल्सिस होती है वो जनरेट करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ऐसे नोड होता है ये आपका मेन जो है वो पेस मेकर होता है। अगर ये पेस मेकर आपका ऐसे नोड खराब हो जाए तो फिर हम मॉडरेटर बैंड वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। वो आपको पता है कि जब ऐसे नोड जो होता है वो अब जो इम्पल्सिस होते हैं वो जनरेट करता है, तो फिर वो इम्पल्सिस को भेज देता है, वो जनाब इम्पल्सिस को आपके वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देता है। और जो वेंट्रिकल्स के अंदर आपके इम्पल्सिस आती हैं तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके इंटरनोडल आपके पाथवेज होते हैं। और जो इंटरनोडल पाथवेज होते हैं
वो तकरीबन आपके 3 होते हैं, ठीक है। आपके जो इंटरनोडल पाथवेज होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 3 होते हैं। यानी कि जब आपके एस ए नोड ने इम्पल्सिस जनरेट की, फिर उसने क्या किया, फिर उसने उस इम्पल्सिस को उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कि उन इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सिस होती हैं उनको आपकी एटीए की तरफ जब वो एक तरह से पुश कर दिया, एटीए की तरफ जब वो कंडक्ट कर दिया, फिर क्या होता है कि अब जो दोनों एटीए होते हैं उनकी तरफ जो आपकी इम्पल्स होती है, ठीक है, वो आपके इंटरनोडल पाथवे के जरिए, किसके जरिए, आपके जो इंटरनोडल पाथवे होते हैं जो कि 3 होते हैं, उनके जरिए आपके जो है वो दोनों एट्रिया के अंदर जाती है। फिर क्या होता है कि वो फिर आपके दोनों आपके एट्रिया को, दोनों एट्रिया को कंडक्ट करने के बाद, लाइक दोनों एट्रिया को जो इम्पल्स है वो एक्साइट करने के बाद वो कहाँ पे आ जाती है, वो जनाब आपके जो है वो एवी नोड, वो कहाँ पे आ जाती है, जो यहाँ पे आपके एक तरह से एवी नोड है उस एवी नोड के अंदर आ जाती है। फिर क्या होता है, जो इम्पल्स होता है वो एवी नोड के अंदर क्या करती है, कुछ लम्हे के लिए एक तरह से स्टे करती है, और वो कितना स्टे करती है, वो आपको पता है कि 0.1 सेकंड के लिए स्टे करती है। अब जब हम इसको एक तरह से ईसीजी से रिप्रेजेंट करेंगे, इस मतलब यहाँ तक अगर हम मतलब डिस्कस करें आपके एट्रिया तक, तो हम ईसीजी के मतलब कि कैसे ईसीजी के ऊपर जो वो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जब आपका एसए नोड जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है ना, तो इम्पल्स को वो अभी तक वो फौरन से आपके एट्रिया के अंदर जो उसको एक तरह से कंडक्ट नहीं करता। यानी कि जब आपका ऐसे नोड होता है, जब वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करता है, तो वो फौरन उसी बात आपके एट्रिया के अंदर जो एक तरह से उसको कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, जब वो पूरी एक तरह से इम्पल्सिस जनरेट कर लेता है, तो फिर वो आपके एक तरह से एट्रिया के अंदर उस इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है, फिर वो आपके एट्रिया के होते हैं कंडक्ट करते हैं। और जब आपके ऐसे नोड के अंदर, और जब आपके ऐसे नोड के अंदर आपकी इम्पल्स होती है, तो आपकी ईसीजी के ऊपर जो है वो इस तरह स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह होती है आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। हालांकि आपके जो ऐसे नोड की जो एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसा आपकी ईसीजी के ऊपर आपकी कोई भी वेव नहीं है जो आपकी इस आपके ऐसे नोड की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सके। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे नोड की जो एक्टिविटी होती है वो ईसीजी के ऊपर कौन सी वेव रिप्रेजेंट करती है, आपने कहने का कोई भी ऐसी वेव नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन बताया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपने कहना जब ऐसे नोड के अंदर जब इम्पल्स होती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब ऐसे नोड जो होता है वो इम्पल्सिस को दोनों एट्रिया के अंदर पुश कर देता है, दोनों एट्रिया की तरफ कंडक्ट कर देता है, तो अब क्या होता है, जो आपके एट्रिया होते हैं, ठीक है, जो आपके दोनों एट्रिया होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, उनके अंदर एक तरह से जो इम्पल्स होती है वो आ जाती है। जब इम्पल्स आ जाती है तो वो क्या करती है, इन दोनों एट्रिया को एक्साइट करती है, और जब आपके दोनों एट्रिया एक्साइट होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, याद रखें, जब भी आपके दो एट्रिया होते हैं या कोई भी सेल जब एक्साइट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो होता है उसकी डीपोलराइजेशन होती है। आपको रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का पता होगा कि उसकी क्या होती है कि जब आपकी जो है वो किसी भी सेल के अंदर, जो अगर नहीं पता तो हमारे पास मतलब कि अभी जो है वो कॉन्सेप्ट आएगा उसके जो पेस मेकर वाला सारा मतलब उसका आएगा। सिर्फ आपने कहना है कि जब डीपोलराइजेशन होती है तो उसमें क्या होता है, जब आपका जो सेल होता है जब वो एक्साइट होता है, तो उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आते हैं। जब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आते हैं तो वो एक तरह से डीपोलराइज हो जाता है। जब वो डीपोलराइज हो जाता है ना, तो फिर वो जो आपका सेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, आपके जो एट्रियल मायोसाइट है, यानी कि जो एट्रियल मायोसाइट है उनके अंदर क्या आई है, उनके अंदर इम्पल्स आई है, कहाँ से आई है, ऐसे नोड से आई है। फिर जब ऐसे नोड से आपके एट्रियल मायोसाइट से आपकी इम्पल्स आई है, तो आपके एट्रियल मायोसाइट जो होते हैं वो एक्साइट हो चुके हैं। जब एट्रियल मायोसाइट एक्साइट हो चुके हैं, तो उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आपके एट्रियल मायोसाइट क्या हो जाते हैं, डीपोलराइज हो जाते हैं। जब आपके एट्रियल मायोसाइट डीपोलराइज हो जाते हैं, तो आपके जो एट्रिया होते हैं, ठीक है, जो आपके एक तरह से दोनों एट्रिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक तरह से सिस्टोल करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपके एक तरह से सिस्टोल करते हैं। अब जब आपके एट्रिया जो होते हैं, जब वो सिस्टोल करते हैं, जब वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ईसीजी के ऊपर क्या आती है, ईसीजी के ऊपर एक डिफ्लेक्शन आती है, और वो डिफ्लेक्शन जो होती है वो इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ये जो अब मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, इससे ऊपर आती है, इससे ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपकी क्या आती है, एक तरह से डिफ्लेक्शन आती है। अब ये जो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन आई है, ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है कि जनाब आपकी जो दोनों एट्रिया होते हैं, वो दोनों एट्रिया एक तरह से एक्साइट हो चुके हैं। दोनों जो एट्रिया होते हैं वो सिस्टोल हो रहे हैं, दोनों एट्रिया एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम लिखते हैं आपकी पी वेव। ये कौन सी होती है, आपके एक तरह से पी वेव। तो पहले आपने लिखना है कि जो आपकी पी वेव होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने लिखते जाना है कि जो आपकी पी वेव होती है वो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, जो
पी वेव होती है वो आपके एट्रियल सिस्टोल को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है आपने, लेकिन जो ईसीजी के ऊपर जो आपकी पी वेव होती है वो एट्रियल सिस्टोल को या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को या एट्रियल डीपोलराइजेशन को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल सिस्टोल को या एट्रियल एक्साइटेशन को या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन, ये सारी एक ही टर्म्स है। तो ये आपने कहना है। फिर क्या होता है कि जब आपकी पी वेव, ठीक है, जब आपकी पी वेव जो होती है वो आ जाती है और आपकी दोनों जो एट्री और मायोसाइट्स होते हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपकी जो वेव, आपकी जो इंपल्स होती है वो इंटरनोडल पाथवे, यानी कि ये जो तीनों मैंने आपको जो वो ग्रीन कलर के इंटरनोडल पाथवे बनाए थे, इन इंटरनोडल पाथवे के थ्रू कहाँ आ जाती है, आपकी एवी नोड के अंदर आ जाती है। और फिर आपको पता है जब वो एवी नोड के अंदर आ जाती है तो क्या होता है कि एवी नोड के अंदर जब वो आ जाती है तो एवी नोड जो होता है उस इंपल्स को फौरन से उसी वक्त आपके वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्ट नहीं करता, वो कुछ अरसे के लिए यानी कि 0.1 सेकंड के लिए उसको अपने अंदर जो है वो इतना स्टे करवाता है उस इंपल्स को। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ताकि आपकी जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो प्रॉपर एक तरह से फील हो जाए, वेंट्रिकल जो होते हैं वो प्रॉपर रिलैक्स हो जाए, उनके अंदर जो प्रॉपर ब्लड की फीलिंग हो जाए। आपने सिर्फ ये कहना है कि जब आपकी जो एट्रियल मायोसाइट होते हैं जब वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनमें पी वेव आती है। लेकिन जब वो आपके एट्रियल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो इंपल्स होती है वो एवी नोड में आ जाती है। जब एवी नोड में इंपल्स आ जाती है तो एवी नोड में वो इंपल्स स्टे करती है, और जब आपकी इंपल्स एवी नोड में स्टे करती है तो आपके दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो दोनों जो एट्रिया होते हैं वो प्रॉपर रिलैक्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। यानी कि जब आपकी इंपल्स एवी नोड में होती है तो आपके हार्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, आपका हार्ट प्रॉपर रिलैक्स होता है। तो जब आपका हार्ट जो होता है, जब उसके अंदर आपके एवी नोड के अंदर इंपल्स आती है और आपका हार्ट जो होता है वो प्रॉपर रिलैक्स होता है, तो आपके जो इस आपकी जो ईसीजी होती है, ईसीजी के ऊपर दोबारा से स्ट्रेट लाइन आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये शो करती है, मैंने आपको बताया कि आपका जो हार्ट है ये अब रिलैक्स के ऊपर है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम आपका पीयर सेगमेंट कहते हैं, इसको हम जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपने यहाँ तक जो वो समझना है कि ये जो आपकी पहली स्ट्रेट लाइन आई है इसका क्या मतलब होता है, ये पी वेव आई है ये क्यों आती है, फिर जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है ये क्यों आती है। अब क्या होता है कि जो आपकी वेव होती है, ठीक है, जो आपकी एक तरह से वेव होती है जब वो ऐसे नोड में आ जाती है तो ऐसे नोड के बाद कहाँ जाती है, आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि ऐसे नोड आप सॉरी एबी नोड में आ जाती है। तो एबी नोड में क्या होता है कि यहाँ पे आपके एक तरह से आपके बंडल ऑफ हीस होते हैं, ठीक है, जो कल हमने पढ़ा था, यहाँ पे आपके एक तरह से बंडल ऑफ हीस होते हैं। अब ये जो बंडल ऑफ हीस होते हैं ये क्या होते हैं कि ये आगे डिवाइड हो जाते हैं आपके एक तरह से राइट वेंट्रिकल्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ। जब आपके बंडल ऑफ हीस जो होते हैं उसमें आपकी एबी नोड से बंडल ऑफ हीस में आपके पास आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि ये आगे डिवाइड हो जाते हैं आपकी राइट वेंट्रिकल्स की तरफ, ठीक है, यानी किसकी तरफ, आपके राइट वेंट्रिकल्स की तरफ और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि आपका क्या होता है कि आपका जो है बंडल ऑफ इसके बाद आपका एक तरह से राइट बंडल ब्रांच आ जाता है और आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच आ जाता है। फिर आपको पता है कि जो आपका जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना वो आपके लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल्स के अंदर जो वो डिवाइड हो जाता है। और वो क्यों डिवाइड हो जाता है वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो ज्यादा मस्कुलर पार्ट होता है। फिर वो क्या करता है, वो उन फेसिकल्स के अंदर डिवाइड करता है ताकि उस मस्कुलर पार्ट को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी ज्यादा तेजी के साथ उसको क्या मिले, उसको एक तरह से वो मतलब कि इंपल्स मिले, ताकि वो आपके राइट वेंट्रिकल के साथ ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आएगा आपके कार्डिक साइकिल को हम वहां पे पढ़ेंगे। सिर्फ आपने कहना है कि एबी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस में आएगी। बंडल ऑफ हिस जो होता है वो आगे राइट बंडल ब्रांच जो कि राइट वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है उसमें डिवाइड हो जाता है। अब ये आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं चाहे आपके आपके राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें जो राइट बंडल ब्रांच हो इसके ऊपर क्या होते हैं कि इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे आपके परकंजी फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं कि आपके एकदम छोटे छोटे परकंजी फाइबर्स होते हैं, और ये परकंजी फाइबर्स क्या करते हैं, ये बड़ी स्पीड के साथ जो इंपल्स होती है उसको वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका जो होता है वो डायमीटर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ तक आपको कंडक्टिंग सिस्टम के पता है। अब जब आपकी एबी नोड, अब हम आते हैं ईसीजी के ऊपर कि ईसीजी के ऊपर कैसे जो है वो रिप्रेजेंट होती है। जब आपकी एबी नोड जो होता है ना, जब आपका एबी नोड से जो इंपल्स होती है वो कहाँ आ जाती है, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे भी ना आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना इनको हम मजीद जो है वो डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी क्यू वेव बनती है, आपकी आर वेव बनती है और आपकी एस वेव बनती है। उस लिहाज से आपका जो एक तरह से ये होता है आपका जो वेंट्रिकल्स होते हैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो पहला पार्ट होता है ना आपके बंडल ऑफ आपका जो बंडल ऑफ हिस का, ठीक है, यानी कि जो बंडल ऑफ हिस का यानी कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, इस पार्ट को आपके वेंट्रिकल्स का हम कहते हैं आपका एक तरह से आपका सेप्टल पार्ट कहते हैं। कौन सा, आपके एक तरह सेप्टल पार्ट,
यानी कि ये जो पहला पार्ट होता है ना, यहाँ पे आपने समझना कि ये जो पहला पार्ट होता है आपके वेंट्रिकल्स का, इसको हम कहते हैं आपका सेप्टल पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये आपकी जो सेप्टम होता है, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान एक सेप्टम होता है, इसलिए इसको कहते हैं आपका सेप्टल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। यानी कि जो बंडल ऑफ हीस का, यहाँ पे आपके एवी नोड जो होते हैं वो आपके बंडल ऑफ हीस को जो है वो इंपल्स दे रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सेप्टल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो वेंट्रिकल्स का पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं आपका मस्कुलर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? आपका एक तरह से मस्कुलर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आपका सेप्टल पार्ट, दूसरा जो नीचे वाला पार्ट होता है जो एपेक्स होता है उसको मस्कुलर पार्ट कहते हैं ऑफ द वेंट्रिकल्स। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका पार्ट होता है आपके वेंट्रिकल्स का, इसको हम कहते हैं आपका बेसल पार्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? आपके तरह से बेसल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स कहते हैं, बेसल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब जब आपके जब वेंट्रिकल्स के अंदर इंपल्स आ जाती है और वो आपके सेप्टल पार्ट में होती है, ठीक है, ये आपने समझना है कि जब आपके वेंट्रिकल्स के अंदर इंपल्स आ जाती है और वो सेप्टल पार्ट में होती है, तो सेप्टल पार्ट में जब होती है तो आपके जो ईसीजी होता है ना, ईसीजी के ऊपर अब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक तरह से डीपोलराइज होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। यानी कि जब बंडल ऑफ हीस में आपकी एक तरह से इंपल्स आ जाएगी और वो वेंट्रिकल्स के सेप्टल पार्ट में होगी, तो अब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक तरह से एक्साइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब सेप्टल पार्ट वेंट्रिकल के सेप्टल पार्ट से डीपोलराइज होते हैं, तो आपका जो ईसीजी होती है उसके ऊपर डिफ्लेक्शन आती है और वो नीचे की तरफ आती है, इस तरह नीचे की तरफ आती है। अब ये नीचे की तरफ क्यों आती है, इसके मतलब कि यहाँ पे भी एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, और वो आता है मतलब कि आपकी जो है वो जो आपके एक्सिस होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके ऊपर होता है। लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि जब सेप्टल पार्ट होता है, फिर आपने कहना कि जो ईसीजी आपके वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होती है, तो आपकी जो वेव होती है वो नीचे की तरफ आती है। वो कहाँ आती है? आपके नीचे की तरफ आती है। फिर जब आपके सेप यानी कि पहली जो वेव होती है आपके, क्योंकि जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनता है ना, तो जो पहली वेव आती जो क्यू वेव होती है वो आपके वेंट्रिकल के सेप्टल पार्ट की डीपोलराइजेशन की वजह से होती है और वो नीचे की तरफ आती है। और फिर जब इंपल्स आगे आती है, और फिर जब इंपल्स आगे आती है और आगे जब आपकी जो मस्कुलर पार्ट होता है, यानी कि ये जो आपका मस्कुलर पार्ट होता है इसको डीपोलराइज करती है। तो क्योंकि आपका जो मस्कुलर पार्ट होते हैं ये ज्यादा थिकर होते हैं, इनके अंदर जो इंपल्स होती है वो बहुत तेजी के साथ और ज्यादा अमाउंट में जाती है। तो इसी वजह से अब क्या होगा कि जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, वो बहुत ज्यादा क्या जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। फिर इस तरह आपकी जो है वो रिप्रेजेंट होगी। अब ये दूसरा मतलब कि ये मैंने जो आपका एक तरह से रेड कलर का बनाया, ये आपके जो वेंट्रिकल्स के जो मस्कुलर पार्ट होते हैं इनकी डीपोलराइजेशन को जो वो शो कर होता है। ये जो मतलब कि तीनों जो लाइंस होगी होती तो ये वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन की है, लेकिन वेंट्रिकल्स के कौन कौन से पार्ट की डीपोलराइजेशन होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब जब आपके मस्कुलर जो पार्ट होते हैं वो प्रॉपर डीपोलराइज हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर जनाब आपके जो एक तरह से बेसल पार्ट होता है, यानी कि जो आपका जो है वो आपका बेसल पार्ट होता है आपके वेंट्रिकल्स का, उनकी डीपोलराइजेशन होती है। जब उनकी डीपोलराइजेशन होती है तो दोबारा से आपका क्या होता है कि आपका जो होता है ये आपका जो वेव होती है वो नीचे की तरफ जाती है और फिर यहाँ पे आके जो है वो रुक जाती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने लाजमी जो है वो समझ लेना है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपके तीन पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट में मैंने आपको कहा था कि आपकी क्या होती है कि आपकी जो है वो वेव आपकी जो है वो डिफरेंट जो है वो जनरेट होती है। जब आपके सेप्टल पार्ट, ठीक है, जब आपके सेप्टल पार्ट की डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, जो पहली वेव बनती है उसको हम कहते हैं आपकी क्यू वेव। क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं आपकी एक तरह से क्यू वेव कहते हैं, क्योंकि वेव की डेफिनेशन क्या थी? चाहे वो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो, चाहे वो आपकी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो, उसको हम वेव कहते हैं। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन है, इसको हम कहते हैं क्यू वेव कहते हैं। ठीक है, और क्यू वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू वेव जनाब आपके जो सेप्टल पार्ट होते हैं वेंट्रिकल्स की, उनको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपने कहना है कि जो ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ हमने जो वो ड्रा किया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो जनाब आपकी मस्कुलर पार्ट की जो डीपोलराइजेशन होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपकी आर वेव से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम कहते हैं आपकी आर वेव। और ये क्योंकि ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन है तो इसको हम कहते हैं आर वेव कहते हैं। और जो दूसरी है, ये जो आपके रेड कलर की है, ये आपके बेसल पार्ट, ठीक है, जो आपका बेसल पार्ट होता है इसकी डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्यू आर, इसको हम कहते हैं एस वेव। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से एस वेव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आपकी एक तरह से एस वेव कहते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि क्यू वेव जो होती है ये कब होती है, आपकी आर वेव जो होती है ये कब होती है, आपकी एस वेव जो होती है ये कब होती है। ठीक है, ये आपने कहना है। अब ये क्यों, इसको हम कहते हैं आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहते हैं। अब क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपकी तीन वेव्स का कॉम्बिनेशन है जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो अब हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि जो दूसरा हमारे पास सिनेरियो है उसमें क्या हमने डिस्कस किया, वो थी
आपके क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है, कि आपके जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो क्या है। देखो क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो होते हैं, आपने कहना है कि ये जनाब आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एक तरह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो है वो उसके वेंट्रिकल्स की सिस्टोल को, वेंट्रिकल की जो सिस्टोल होती है उसको क्या करें, उसको रिप्रेजेंट करें। या फिर आपने कहना जो वेंट्रिकल्स की सिस्टोल है, या वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन है, या वेंट्रिकल की जो एक्साइटेशन है उसको क्या कर रहा है, उसको एक तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है कि जब आपके वेंट्रिकल्स हो, जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, जब ये प्रॉपर डीपोलराइज हो जाते हैं, जब ये प्रॉपर डीपोलराइज हो जाते हैं तो ये फौरन से उसी वक्त जो है वो रिपोलराइज नहीं होते। ये आपने समझना है कि जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जब वो प्रॉपर कंप्लीट डीपोलराइज हो जाते हैं तो वो उसी वक्त फौरन रिपोलराइज नहीं होते। वो कुछ अरसे के लिए, कुछ लम्हे के लिए जो वो प्रॉपर डीपोलराइज ही रहते हैं। जब वो उस प्रॉपर डीपोलराइज ही रहते हैं तो फिर क्या होता है कि उस वक्त आपके हार्ट की आपके हार्ट की जो एक्टिविटी होती है ना, वो तकरीबन दोबारा जीरो हो जाती है, जिस तरह आपके एवी नोड के ऊपर था। देखो जब भी आपकी जो ईसीजी होती है ना, इसके ऊपर चेंजेस उस वक्त आती हैं जब आपके हार्ट के किसी चैम्बर के अंदर या हार्ट के किसी पार्ट के अंदर जो है वो एक तरह से डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन हो रही होती है। इस बात को हमने गौर करना है कि आपकी जो ईसीजी होती है, ईसीजी के ऊपर उसी वक्त चेंजेस आती हैं, उस वक्त चेंजेस आती हैं जब आपके हार्ट के किसी भी पार्ट के अंदर या तो डीपोलराइजेशन या तो रीपोलराइजेशन हो रही होती है। लेकिन जब आपकी कंप्लीट डीपोलराइजेशन या कंप्लीट रीपोलराइजेशन हो जाती है तो फिर आपका जो हार्ट होता है वो एक लम्हे के लिए रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। वो एक लम्हे के लिए जो होता है वो प्रॉपर रिलैक्स हो जाता है, उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अब क्या होता है, क्योंकि क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो होता है ये आपके वेंट्रिकल्स को जो है वो आपको जो इसमें ये होता है कि आपके वेंट्रिकल जो होते हैं ना, यानी कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स में आपके वेंट्रिकल जो थे वो सिस्टोल हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन जब आपके ऐसे वेव, जब आपकी एस जो आपकी एस वेव है, ठीक है, जो ऐसे वेव है जब वो यहाँ तक पहुंची तो क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करती है कि अब आपका जो हार्ट है इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। जब ये यहाँ पे पहुंचती है तो ये मतलब ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो हार्ट है अब रिलैक्स हो चुका है। तो फिर दोबारा से क्या होता है, दोबारा से आपका जो हार्ट आपकी ईसीजी होती है उसके ऊपर दोबारा से स्ट्रेट लाइन आ जाती है। दोबारा से क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब दोबारा जब स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो फिर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करती है अब हार्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। फिर जब आपका हार्ट जो होता है वो मतलब कि आपका डिपोलराइज हो जाता है तो फिर वो जो है वो कुछ अरसे के बाद क्या होता है, कुछ लम्हे के बाद दोबारा से रिपोलराइज होता है। ठीक है, रिपोलराइज यानी कि वो दोबारा से एक तरह से रिलैक्स होता है। जब वो दोबारा से रिलैक्स होता है तो अब आपकी क्या होता है, जो आपकी ईसीजी होती है उसके अंदर दोबारा से क्या होता है कि आपकी जो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन जाती है, ठीक है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन जाती है। अब दोबारा से आपकी क्या बनती है, आपकी वेव बनती है। अब ये दूसरी जो वेव बनती है इसको हम कहते हैं आपकी टी वेव। क्या कहते हैं हम इसको, कहते हैं आपकी टी वेव। अब जो टी वेव होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अब आपने जो तीसरी स्टेप लिखना है, अब जो टी वेव होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है। टी वेव ये रिप्रेजेंट करती है कि इसके अंदर जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एक तरह से वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं या रिलैक्स हो रहे हैं, जब जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डाइअस्टोल हो रहे हैं। आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो दोबारा से रिपोलराइज हो रहे हैं, आपके वेंट्रिकल्स दोबारा से जो वो रिलैक्स हो रहे हैं, आपके वेंट्रिकल जो वो एक तरह से डाइअस्टोल कंडीशन के अंदर जो वो चले गए। जी आपने याद करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो पी वेव है, ठीक है, जो पी वेव है वो आपकी एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपके वेंट्रिकल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, और टी वेव जो होती है आपके वेंट्रिकल्स जो है उसकी रिलैक्सेशन डायस्टोल को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका एक तरह से जो दूसरा है आपका जो एट्रिया होते हैं, एट्रिया की जो आपकी एक तरह से डायस्टोल है, एट्रिया की डायस्टोल क्यों नहीं रिप्रेजेंट होती। ठीक है, यानी कि आपने कहना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने जा रहा हूँ आपको, और आप में से मतलब कि मुझे पता है किसी को नहीं पता होगा कि आपके जो वेंट्रिक आपकी जो एक तरह से इसके ईसीजी के ऊपर जो आपकी एट्रियल डायस्टोल है, एट्रियल डायस्टोल जो होती है वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट होती। कि एट्रियल जो वेंट्रिकल डायस्टोल है वो तो रिप्रेजेंट होती है, लेकिन एट्रियल डायस्टोल क्यों नहीं रिप्रेजेंट होती। देखिए आपने याद रखना है कि एट्रियल डायस्टोल उसी मतलब कि इसलिए रिप्रेजेंट नहीं होती क्योंकि जो एट्रियल डायस्टोल है या एट्रियल की जो रिलैक्सेशन है वो वेंट्रिकल सिस्टोल से, यानी कि एट्रियल की जो डायस्टोल है या एट्रियल की जो रिलैक्सेशन है वो वेंट्रिकल डायस्टोल से हिडन हो जाती है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होते हैं वो उसको हाइड कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जब आपकी एवी नोड के अंदर इंपल्स आती है ना, जब आपके एवी नोड, जब आपका एवी नोड होता है उस एवी नोड के अंदर जब आपकी एक तरह से इंपल्स आती है, जब आपकी इस एवी नोड के अंदर आपकी क्या आती है, आपकी एक तरह से इंपल्स आती है, ये क्या करती है, ये यहाँ पे स्टे करती है, ये आपको पता है। फिर आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो उस वक्त क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती। ठीक है, ये आपको पता है।
अब क्या होता है कि जब आपकी एवी नोड से जो इम्पल्स होती है, जब आपकी एवी नोड से जो इम्पल्स होती है वो आगे आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाती है, तो उसी वक्त क्या होता है कि उसी वक्त आपकी जो एट्रिया होते हैं उनका एक तरह से डायस्टोल हो होता है। यानी कि जब आपकी एवी नोड से जो इम्पल्स होती है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाती है, तो उस वक्त आपके वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी वक्त आपकी जो एक तरह से एट्रिया होते हैं उनका डायस्टोल होना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे ये बताएं कि जो आपके एट्रिया होते हैं, दोनों जो एट्रिया होते हैं, ये ज्यादा मस्कुलर पार्ट है, ये ज्यादा जो है वो हैवी चैम्बर है, ये आपके वेंट्रिकल ज्यादा हैवी चैम्बर है? जो आपके वेंट्रिकल्स हैं ये आपके हैवी चैम्बर हैं, ये ज्यादा मस्कुलर पार्ट है, ठीक है, एनाटॉमी में हमने पढ़ा था। अब क्योंकि जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके हैवी चैम्बर हैं, और आपके एट्रिया जो होते हैं ये थोड़े से लेस जो है वो एक तरह से मतलब कि लेस साइज इनका है, लेस हैवी चैम्बर है, लेस मस्कुलर चैम्बर है। तो इसलिए जो आपका हैवी मतलब कि जो भी हैवी बंदा होता है, वो जो वीक बंदा होता है उसको एक उसके ऊपर जो है वो मतलब कि अबूर हासिल कर लेता है, उसको एक तरह से हाइड करने की कोशिश करता है। तो सेम इसी तरह होता है कि जब आपके वेंट्रिकल जो होते हैं वो एक तरह से डीपोलराइज होते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, तो उसी वक्त आपके एट्री के डायस्टोल होता है। तो आपका जो वेंट्रिकल्स को जो आपके वेंट्रिकल्स का जो सिस्टोल होता है वो हैवी होता है, वो ज्यादा मतलब कि हैवी होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी एज कम्पेयर टू आपका वेंट्री आपके एट्रियल डायस्टोल की। तो इसलिए आपने कहना है कि जो एट्रियल डायस्टोल होता है वो आपका हिडन हो जाता है, किससे? आपके वेंट्रिकल सिस्टोल से। आपने सिर्फ कहना है कि जो आपका एट्रियल डायस्टोल होता है ये इसलिए रिप्रेजेंट नहीं होता क्योंकि जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है इसको क्या कर देता है, इसको हाइड कर देता है, ये आपने समझना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आता है कि अब आपके हार्ट के अंदर ऐसी कौन सी पैथोलॉजी है, आपके हार्ट के अंदर कौन सी ऐसी पैथोलॉजी है जिसके अंदर हम एट्रियल आपके डायस्टोल को देखते हैं, यानी कि एट्रियल डायस्टोल को हम देखते हैं। तो आपने कहना है कि जब आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, ठीक है, जब आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हम पढ़ेंगे कि पैथोलॉजी में आएगा आगे, सिर्फ आपने अभी तक ये समझना है कि जब आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, जिसको हम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम एट्रियल डायस्टोल देखते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नॉर्मली आपने कहना है कि हम आपका एट्रियल डायस्टोल को नहीं देखते क्योंकि जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है इसको हाइड करता है, वेंट्रिकल जो सिस्टोल होता है वो बहुत हैवी होता है। लेकिन जब हम एट्रियल डायस्टोल को हम देखते हैं तो वो आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हम एट्रियल डायस्टोल जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब जो आपका मतलब कि यहाँ पे पूरा कंडक्टिंग सिस्टम था, उस कंडक्टिंग सिस्टम में कौन कौन सी वेव्स आती हैं वो आपको पता चल गया। अब इसके अंदर जो है वो कुछ सेगमेंट्स आते हैं, कुछ इंटरवल्स आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आपका पहला जो पी वेव है, इस यहाँ से लेकर, ठीक है, जो आपका पी वेव है, पी वेव से लेकर, पी वेव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर और जहाँ से आपका जो क्यू वेव है, क्यू आर एस जो कम्प्लेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है, वहां तक आपका जो होता है इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से पी आर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कहते हैं आपके एक तरह से पी आर इंटरवल। अब इसमें जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से पी आर इंटरवल कहते हैं। यानी कि पी आर इंटरवल क्या है? आपने कहना है कि स्टार्ट ऑफ पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि पी आर इंटरवल क्या होता है। यानी कि आपका जो होता है पीआर इंटरवल क्या होता है? स्टार्ट ऑफ पी वेव अप टू द क्यू वेव, क्यू वेव तक आपका एक तरह से जो होता है इसको क्या कहते हैं? आपका पीआर इंटरवल कहते हैं। अब नॉर्मली जो होता है ना, हम इसको मतलब कि क्यू वेव तो लिख रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो तो आपका जो होता है ना, लाइक मतलब यानी कि यहाँ पे मैंने कहा कि ये आपका पी आर इंटरवल है, लेकिन फिर उधर से मैं कह रहा हूँ आपका क्यू वेव है, क्योंकि जो मतलब कि आपका जो क्यू वेव होती है ना ये बहुत शॉर्ट होती है। जो नॉर्मल ईसीजी होती है ना, नॉर्मल ईसीजी के ऊपर आपकी क्यू वेव जो होती है वो रिप्रेजेंट ही नहीं होती। इसलिए जो होती है हम आपकी जो आर वेव होती है उसको क्या करते हैं? उसको कंसीडर करते हैं। आपने कहना है कि जो आपका पी आर इंटरवल होता है ये आपकी पी वेव की स्टार्ट से और क्यू आर एस कम्प्लेक्स की स्टार्ट तक होता है। तो आपका होता तो आर वेव है, लेकिन मतलब कि इसको कहते तो हम क्यू वेव है, लेकिन होता रियल में आपका आर वेव है। क्यू वेव जो होती है वो आपकी नॉर्मल ईसीजी के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ये बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है जी। आपने कहना है फिर आपका जो पी आर इंटरवल है ना, इसमें आपकी पी वेव भी आती है, ठीक है। एक तो इसमें क्या आती है कि आपके एक तरह से पी वेव भी आती है, फिर इसमें एक आपका पी आर सेगमेंट भी आता है। क्या आता है? आपके एक तरह से पी आर सेगमेंट भी आता है। अब पी आर सेगमेंट क्या है? फिर मैं यहाँ पे एमसीक्यूज बताता हूँ कि आपका पी आर सेगमेंट क्या है। पी आर सेगमेंट यानी कि जब आपका जो पी वेव होती है, पी वेव की एंड से लेकर, ठीक है, पी वेव की एंड से लेकर आपके क्यू आर एस की स्टार्टिंग तक जो आपका सेगमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पी आर सेगमेंट कहते हैं। यानी कि जो आपकी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, यानी कि जो आपकी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो क्या होती है? वो आपका पी आर सेगमेंट होती है।
अब आपको पता चल गया कि जो आपका पी आर इंटरवल है इसमें पी वेव भी है और पी आर सेगमेंट भी है। और पी आर सेगमेंट कहाँ से, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपकी जो पी वेव की एंड से लेकर आपकी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग तक। अब जो आपका पी वेव होती है ना, यानी कि एट्रियल की आपकी एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो तकरीबन आपको पता है कि 0.1 सेकंड लेती है। यानी कि आपका एस ए नोड से लेकर आपके ए बी नोड तक, जब आपके एस ए नोड से लेकर आपके ए बी नोड तक आपकी इम्पल्स को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगता है वो आपका 0.1 सेकंड होता है। और आपको पता है कि इसी 0.1 सेकंड के अंदर आपकी जो एट्रिया होते हैं उनका एक तरह से क्या होता है, सिस्टोल होता है। ठीक है, क्या होता है, सिस्टोल होता है। दूसरा आपको पता है कि जो आपका पीआर सेगमेंट है, मैंने आपको बताया था कि जो पीआर सेगमेंट होता है जी आपका जो होता है वो एबी नोड को रिप्रेजेंट कर होता है। और आपको पता है जो एबी नोड होता है इसके अंदर जो इंपल्स होती है वो कितने सेकंड के लिए स्टे करती है, 0.1 सेकंड के लिए। इसका मतलब जो आपका पीआर इंटरवल होता है, ठीक है, जो आपका पीआर इंटरवल होता है वो कितने सेकंड के लिए होता है, आपने कहना जो आपका एक तरह से पीआर इंटरवल होता है वो आपका 0.2 सेकंड के लिए होता है। जो आपका पीआर इंटरवल होता है वो 0.2 सेकंड के लिए होता है, जबकि आपका जो पीआर सेगमेंट होता है ये आपका 0.1 सेकंड के लिए होता है। और जो पीआर सेगमेंट होता है ये आपके एवी नोड की जो एक्टिविटी होती है, जो आपके एवी नोड की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कर रहा होता है, उसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने कहना है। फिर हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या चीजें होती हैं। अब इसमें एक तो पीआर इंटरवल होता है और पीआर सेगमेंट होता है। फिर इसमें होता है आपका क्यू आर एस इंटरवल। ठीक है, कौन सा होता है आपका क्यू आर एस इंटरवल, यानी कि क्यू आर एस इंटरवल कौन सा होता है, आपके क्यू वेव की स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, यानी कि आपकी जो क्यू वेव होती है इस क्यू वेव की स्टार्टिंग से लेकर आपकी एस वेव, मतलब जहाँ पे आपकी जो एस वेव होती है जहाँ पे एंड हो रही होती है। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी एस वेव जहाँ पे एंड हो रही होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से आपका क्यू आर एस इंटरवल। क्या कहते हैं, आपका क्यू आर एस इंटरवल कहते हैं। क्यू आर एस इंटरवल कहाँ से होता है, आपने कहना है कि आपकी जो क्यू वेव की स्टार्टिंग से लेकर और जहाँ पे आपकी एस वेव जहाँ पे एंड हो रही होती है उसको हम कहते हैं आपका क्यू आर एस इंटरवल कहते हैं। अब इसकी जो पैथोलॉजी आएगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके जितने भी एमसीक्यूज होते हैं। फिर आता है आपका एक तरह से एस टी सेगमेंट। आपका एस टी सेगमेंट कौन सा होता है, और ये एस टी सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस टी सेगमेंट जहां से आपकी जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड हो रहा है ना, जहाँ पे आपका ये वाला जो है यहाँ पे आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड हो रहा है, वहां से लेकर आपका जो होता है आपका जो टी वेव की स्टार्टिंग तक, ठीक है, यानी कि जो आपकी टी वेव है इसकी स्टार्टिंग तक जो आपका मतलब कि होती है सेगमेंट, इसको हम कहते हैं आपकी एस टी सेगमेंट। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपके तरह से एस टी सेगमेंट कहते हैं। यानी कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स की एंडिंग से लेकर आपकी टी वेव की स्टार्टिंग तक इसको हम कहते हैं आपकी एस टी सेगमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका एक तरह से क्यूटी इंटरवल। और ये क्यूटी इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यूटी इंटरवल क्या होता है। क्यूटी इंटरवल आपने कहना है कि आपका जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स की स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, यानी कि ये जो आपका क्यूआरएस कम्प्लेक्स है इसकी स्टार्टिंग से लेकर आपकी टी वेव की एंडिंग तक, ठीक है, यानी कि आपकी जो टी वेव होती है इसकी एंडिंग तक आपका क्या होता है, आपका एक तरह से होता है क्यूटी इंटरवल होता है। अब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होता है, इसकी पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए पीआर इंटरवल क्या होता है। पीआर इंटरवल जो होता है आपने कहना है कि ये मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने कहना है कि पीआर इंटरवल 0.2 सेकंड का होता है। अगर किसको नहीं समझे बता दें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने कहना जो पीआर सेगमेंट होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है और वो आपकी 0.1 सेकंड की होती है और वो आपकी एवी नोड को रिप्रेजेंट करती है। फिर आपका क्यू आर एस इंटरवल होता है और क्यू आर एस इंटरवल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। फिर आपका एस टी सेगमेंट होता है और एस टी सेगमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। और क्यूटी इंटरवल होता है, क्यूटी इंटरवल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आपका एस टी सेगमेंट होता है, ये जो आपका एस टी सेगमेंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला तो आपका जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी, जो पीआर सेगमेंट की जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी वो एवी नोड को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन आपका जब मैंने आपको यहाँ पे मतलब ड्रा करके बता रहा था, मैंने कहा कि ये ऐसा पॉइंट होता है जब जहाँ पे आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंप्लीट डीपोलराइज हो चुके होते हैं, वो कंप्लीट जो होते हैं एक तरह से डीपोलराइज हो चुके होते हैं। तो वो फिर वो क्या होती है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है। और इस स्ट्रेट लाइन को अब हमने क्या कहा था, इस स्ट्रेट लाइन को हमने एस टी सेगमेंट कहा था। क्या कहा था, आपके एस टी सेगमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि वो कहते हैं कि जो वेंट्रिकल्स की कंप्लीट डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वेंट्रिकल्स की जो कंप्लीट डीपोलराइजेशन है, कंप्लीट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स is represented on the ECG with the help of which segment or the with the help of which wave। तो आपने कहना कि एस टी सेगमेंट, यानी कि जो एस टी सेगमेंट होता है वो क्या करता है, वो जनाब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी कंप्लीट डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वेंट्रिकल की कंप्लीट डीपोलराइजेशन हम ईसीजी के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने कहना एस टी सेगमेंट। फिर वो कहते हैं कि जो प्लेटू फेजेस होते हैं, ठीक है, यानी कि प्लेटू
phases of the ventricles. Plateau phases of the ventricles on the ECG is represented with the help of which wave or which ventricles, with the help of which wave or which segment. यानी कि Plateau phases of the ventricles on the ECG is represented by which segment or which wave. तो आपने क्या ST segment. Plateau phase का क्या मतलब होता है? Plateau phase का सिंपली ये मतलब होता है कि जब भी आपका कोई मतलब कि चैम्बर होता है या कोई भी जो सेल होता है, जब वो रिलैक्स स्टेट के ऊपर होता है, जब वो रिलैक्स स्टेट के ऊपर होता है तो उसको प्लेटू फेज होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लेटू फेज होता है। क्योंकि अब आपका जो होता है आपका एसटी सेगमेंट में आपका जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है। तो ये भी आपने कहना कि एसटी सेगमेंट जो होते हैं वो प्लेटू फेज ऑफ द वेंट्रिकल या कंप्लीट डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपका ये क्या सारा सीन होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो ईसीजी के बारे में पता चल गया होगा कि ईसीजी जो होती है वो क्या होती है और इसमें जो है वो कंप्लीट डिपोलराइजेशन या इसका सारे का सारा क्या सीन होता है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो एट्रियल डायस्टोल क्यों नहीं होता है और फिर वो कब जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है। ये सारी चीजें आपको लाजमी और लाजमी पता होनी चाहिए। अब ये जल्दी से बता दें, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम आगे इसकी पैथोलॉजी के ऊपर आते हैं और ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। टी वेव मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक सबको क्लियर है? सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपकी जो है वो मतलब कुछ पैथोलॉजीज आती हैं और पैथोलॉजीज के ऊपर जो हम डिस्कस करते हैं। और ये जो अब जो पोर्शन डिस्कस हो रहा है ना, ये आपको मैं कहता हूँ कि लाजमी और लाजमी आना चाहिए। आपने एक एक बात जो है वो नोट करनी है और ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। पहले हम जो है वो सिंपल चीजों की तरफ आते हैं, फिर हम थोड़े सा कम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाएंगे। देखो, जब आपका ये जो आपका पॉइंट होता है ना, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट होता है जहां से आपका एसटी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये जो आपका एसटी सेगमेंट जहां पे स्टार्ट हो रहा है, इस सेगमेंट यानी कि ये वाला सेगमेंट, ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या होता है कि आपका जो होता है यहाँ से आपका एसटी सेगमेंट जो होता है वो मतलब कि स्टार्ट होता है। लेकिन जहां से आपका एसटी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, जहां से आपका एसटी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर एक वेव आती है, इस पॉइंट के ऊपर एक वेव आती है जिसको हम कहते हैं आपका जे पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को सिंपली आपने कहना है इसको कहते हैं हम जे पॉइंट। क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं जे पॉइंट कहते हैं। अब नॉर्मली ये जो जे पॉइंट होता है ना, ये दिखाई नहीं देता। यानी कि एस टी सेगमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है ना और जहां से आपकी एस वेव एंड हो रही है, ठीक है, वहां पे एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं जे पॉइंट। नॉर्मली ये जे पॉइंट हमें दिखाई नहीं देता। लाइक ईसीजी के ऊपर ये जो जे पॉइंट होता है, मतलब हम कह तो सकते हैं कि यार ये हमारा जे पॉइंट है। लेकिन कौन सी ऐसी पैथोलॉजी होती है जिसके अंदर जनाब आपका जो जे पॉइंट होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और जे पॉइंट हमें दिखाई देता है। तो आपने कहना कि जब आपका जे पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से ऑसबॉर्न वेव होती है। कौन सी होती है? आपने कहना है आपकी एक वेव होती है, उसको हम नाम देते हैं आपकी एक तरह से ऑसबॉर्न वेव का। ठीक है, यानी कि ऑसबॉर्न वेव का। अब इस ऑसबॉर्न वेव क्या होती है? ऑसबॉर्न वेव ये होती है कि जब आपका जो जो जे पॉइंट होता है ना, ठीक है, जो आपका जे पॉइंट होता है, ये जे पॉइंट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो जे पॉइंट होता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, एक प्रॉपर वेव बना लेता है। ठीक है, इस तरह की एक वेव बना लेता है। यानी कि जब आपका जे पॉइंट जो जे पॉइंट होता है, नॉर्मली तो वो वेव नहीं बनाता, लेकिन जब वो वेव बनाता है तो उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से ऑसबॉर्न वेव कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कि जो आपकी ऑसबॉर्न वेव है, ठीक है, जो आपकी एक तरह से ऑसबॉर्न वेव है, ये हम कब देखते हैं? तो आपने कहना जो आपका हाइपोथर्मिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? उस कंडीशन में हम आपकी एक तरह से ऑसबॉर्न वेव देखते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि जे पॉइंट क्या है, जे पॉइंट का मतलब क्या है। फिर जब आपका हाइपोथर्मिया होता है, उस हाइपोथर्मिया के अंदर आपका जो जे पॉइंट है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, वो एक वेव बनाता है जिसको हम कहते हैं ऑसबॉर्न वेव। और ये हम हाइपोथर्मिया के अंदर देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आपका जो होता है आपकी लाइक टी वेव को हम डिस्कस कर लेते हैं कि टी वेव का क्या सीन होता है। ठीक है, लाइक मतलब जो टी वेव होती है इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी जो कंडीशन आती है। टी वेव के बारे में मैंने आपको बताया कि जो टी वेव होती है जी, आपकी जो वेंट्रिकल्स की जो डीपोलराइजेशन होती है, उस वेंट्रिकल्स की जो डीपोलराइजेशन होती है उसको क्या कार्य होती है, उसको एक तरह से सॉरी जो आपकी वेंट्रिकल्स की जो रिपोलराइजेशन होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब जो टी वेव होती है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें आपकी जो है वो टाल टी वेव होती है। ठीक है, यानी कि टाल टी वेव होती है, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो टी वेव होती है, लाइक ये जो टी वेव होती है ये बहुत ऊपर चली जाती है, इस तरह टाल हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? तो अब हम पढ़ते हैं कि टाल टी वेव हम कौन कौन सी ऐसी कंडीशन के अंदर देखते हैं।
देखो जो टाल टी वेव, पहले आपने कहना है कि जब भी हम हाइपर कैलीमिया होता है, ठीक है, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो पोटाशियम का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइपर कैलीमिया होता है। तो हाइपर कैलीमिया के अंदर हम क्या देखते हैं, हाइपर कैलीमिया के अंदर भी हम आपकी टाल टी वेव देखते हैं, ठीक है, तो ये आपने को पता होना चाहिए। और जब एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, कि वो मतलब कि जो है वो मतलब कि हाइपर टेंशन का जो है वो इलाज करवा रहा होता है, तो वो एक पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स लेता है, पहला हाइपरकैलिमिया में। दूसरा आपने कहना है कि पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है, पोटाशियम, यानी कि पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स मैंने मतलब फार्मा में हमने पढ़ा भी था कि पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो जनाब आपकी बॉडी के अंदर जो पोटाशियम के लेवल को ज्यादा करती हैं। और इसमें आपकी कौन सी आती है, स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, कौन सी, स्पाइरोनोलैक्टोन। अब वो इसी से रिलेट करके आपको एमसीक्यूज देगा, ठीक है, इसी से रिलेट करके आपको एमसीक्यूज देगा। वो एमसीक्यू कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ आपने लिखना है कि पोटाशियम स्पेरिंग जो डायूरेटिक्स होते हैं, जो स्पाइरोनोलैक्टोन का यूज होता है, वो क्या करते हैं, वो आपको हाइपर कैलीमिया करवाते हैं, और हाइपर कैलीमिया में आपको टाल टी वेव दिखाई देती है। फिर आपने कहना कि और कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आपको जो वो टाल टी वेव जो है वो दिखाई देती है। जब भी आप बीटा ब्लॉकर यूज करते हो, ठीक है, यानी कि जो आपका बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज करने से क्या होता है कि आपको टाल टी वेव दिखाई देती है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको हाइपर कैलीमिया करवाते हैं, और हाइपर कैलीमिया में भी आपको क्या मिलता है, आपको टाल टी वेव मिलती है। दूसरा आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से आपका एसिडोसिस, ठीक है, जब आपकी एसिडोसिस होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर जो वो एसिडोसिस होती है, तो एसिडोसिस की वजह से क्या होता है कि आपके जो सेल होते हैं वो रप्चर होते हैं। जब आपके सेल जो होते हैं वो रप्चर होते हैं, वहां पे क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो बैग ऑफ पोटाशियम है, तो वो पोटाशियम बाहर निकलता है, तो आपको हाइपर कैलीमिया होता है। तो एसिडोसिस में भी क्या होता है कि आपको टाल टी वेव जो है वो दिखाई देने को मिलती है। फिर आपने कहना कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो होती है वो कम होती है, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, जब आपको बॉडी के अंदर जो वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर आप क्या मिलती है, आपको टाल टी वेव जो है वो दिखाई देने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी मतलब कि ये आपकी एसिडोसिस के अंदर, आपकी जो है वो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर, इंसुलिन की डेफिशिएंसी के अंदर आपको हाइपरग्लाइसीमिया, टाल टी देखने को मिलती है। और दूसरा, इसके अलावा जो टाल टी वेव होती है वो आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, आपकी कौन सी होता है, आपके एक तरह से ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर। अब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो गया, जब आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक लिख लो, ठीक है, जब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपका क्या होता है कि आपके लाइसिस ऑफ द सेल्स होता है, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपके जो सेल होते हैं उनकी जो वो रप्चर हो जाते हैं, वो मतलब कि जो सेल्स होते हैं वो फट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पोटाशियम बाहर निकलता है, और पोटाशियम आपको क्या मतलब कि आपको जो वो क्या करवाता है, टाल टी वेव जो आपको देखने को मिलती है। लाइक जब भी आपको जब वो एक्सीडेंट होता है, ठीक है, जब एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त आपको मतलब कि वो आप मतलब कि इस तरह सिनेरियो बना सकते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आता है, उसमें क्या था कि उसमें जनाब आपका उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बहुत सारे जो सेल्स थे उनकी लाइसिस हो चुकी थी। जब हमने उसका जो है वो लैब इन्वेस्टिगेशन की, तो लैब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हमें जो है वो पोटाशियम का जो लेवल था वो जो है वो तकरीबन जो है 5.5 से ज्यादा मिला, लाइक वो 10 जो है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा मिला। तो आप मुझे ये बताएं कि टी वेव या आपकी ईसीजी के ऊपर मोस्ट प्रोमिनेंट फाइंडिंग क्या होगी, तो आपने कहना टाल टी वेव। तो इन सारी कंडीशन के अंदर हम क्या देखते हैं, आपके तरह से टाल टी वेव देखते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हाइपर, हमने देखा कि इस जो है वो सारी कंडीशन के अंदर आपको टाल टी वेव देखने को मिलती है, लेकिन आपका जो हाइपर कैलीमिया होता है ना, इसमें एक तो टाल वेव जो है वो देखने को मिलती है। इसके अंदर और कौन कौन सी जो है ईसीजी के ऊपर जो फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती है कि आपका लाइक हाइपर कैलीमिया के अंदर कि ईसीजी के ऊपर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो फाइंडिंग्स आती हैं। आपने कहना कि हाइपर कैलीमिया के अंदर एक तो टाल टी वेव होती है, कौन सी, टाल टी वेव होती है। दूसरा जो हाइपर कैलीमिया होता है इसके अंदर आपने कहना है कि जो आपका एक तरह से जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ठीक है, जो आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, अब ये आपका एमसीक्यूज आता है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ये आपका वाइड होता है, ठीक है, यानी कि हाइपर कैलीमिया में एक टाल टी वेव होती है, और जो आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है ये भी आपको क्या मिलता है, आपके एक तरह से आपको मतलब कि ज्यादा आपको वाइड मिलता है। और दूसरी हाइपर कैलीमिया में जो आपकी पी वेव होती है, ठीक है, जो आपकी पी वेव होती है वो अब्सेंट होती है, ठीक है, जो आपकी पी वेव होती है ये आपकी अब्सेंट होती है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो हाइपर कैलीमिया में आपको क्या मिलेगी, आपको टाल टी वेव मिलेगी, ठीक है जी, आपने कहना है कि वाइड क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिलेगा और पी वेव अब्सेंट मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि आपको जो पी वेव है वो पी वेव आपको अब्सेंट क्यों मिलेगी। देखो जो आपका हाइपर कैलीमिया होता है ना, हाइपर कैलीमिया जो आपका पोटाशियम होता है जी आपको अरिथमिया करवाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो होता है वो अरिथमियाज वगैरह करवाता है, ठीक है। अक्सर जो होते हैं ना ये जो लोग होते हैं लाइक डॉक्टर वगैरह होते हैं ना,
ये क्या करते हैं, जब ये आपको कभी कभार जो है वो पोटाशियम को एज अ सुसाइड के तौर पर भी यूज करते हैं। वो पोटाशियम को सुसाइड के तौर पर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो पोटाशियम होता है ये क्या करवाता है, आपके हार्ट को जो है वो अरिथमियास करवाता है, और अरिथमियास जो होते हैं वो आपको जो है वो फौरन से जो है वो डेथ करवा देती हैं। तो इसलिए आपका जो हाइपर कैलीमिया होता है ये आपको अरिथमियास करवाता है। और जब आपका अरिथमिया होता है ना, तो अरिथमिया में जो आपका एट्रियल अरिथमियास होते हैं, ठीक है, जब आपके एट्रियल अरिथमियास होते हैं उनके अंदर आपकी जो पी वेव होती है वो अब्सेंट हो जाती है। ठीक है, आपकी जो पी वेव होती है वो अब्सेंट हो जाती है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जब एसिडोसिस होती है, ठीक है, जब एसिडोसिस होती है, हाइपोक्सिया होता है, हाइपर कैपनी होता है, हार्ट रेट तो ज्यादा होता है। ठीक है, आप ये भी कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लें कि हार्ट रेट तो ज्यादा होता है, लेकिन कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका अरिथमिया में जो हार्ट रेट तो बहुत ही ज्यादा होता है, आपका हार्ट जो होता है इतना बहुत ज्यादा अन्यवाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से मूवमेंट कर रहा होता है। लेकिन आपकी जो पी वेव, जो आपकी पी वेव उस वक्त आती है ना जब आपके एट्रिया जो होते हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आपकी जो आपके जो एट्रिया होते हैं वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो इस वजह से आपकी जो पी वेव है ऑब्सेंट हो गई है। इस वजह से आपने कहना है उनकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो गई है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो एक तरह से अब्सेंट हो गई है। ठीक है जी, आपने कहना है कि हाइपर कैलीमिया के अंदर आपकी टाल टी वेव, क्यूआरएस कम्प्लेक्स और पी वेव जो होता है वो अब्सेंट आपको मिलता है। अब इसका एमसीक्यूज कैसे आएगा कि हाइपर कैलीमिया में वो मतलब कि आपको कैसे जो है वो मतलब कि एमसीक्यूज दे सकता है। देखो, वो आपसे ये एमसीक्यूज पूछ सकता है कि एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, एक पेशेंट आपके पास आता है और उसको क्या है, उसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, यानी कि वो कैसे एमसीक्यूज दे सकता है कि वो एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको क्या था कि उसको जो है वो एक तरह से ब्लड की कमी थी। ठीक है, उसको ब्लड की कमी थी, फिर हमने क्या किया, हमने उसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराई, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई, यानी कि हमने जनाब उसको बहुत ज्यादा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया। जब हमने इसको बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया तो हमने जो है उसको पोटाशियम लेवल को प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया। ठीक है, यानी कि हमने उसको जो है वो पोटाशियम लेवल को मॉनिटर नहीं किया। बाद में हमें पता चला कि यार उस जो पेशेंट है उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, उसको अरिथमियास वगैरह आ चुके हैं। तो अब मुझे और लैब फाइंडिंग, फिर वो आपको लैब फाइंडिंग भी दे सकते हैं। लैब फाइंडिंग पर आपको जो पोटाशियम लेवल था वो बहुत ज्यादा मिला, क्योंकि जो आप जब आप जो है वो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, इस ब्लड ट्रांसफ्यूज के दौरान कुछ आपके जो सेल्स होते हैं वो उनका लाइसिस हो जाता है। ठीक है, लाइक आपको हो सकता है कि जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उनकी जो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं हो सकते हैं उनकी जो हाफ लाइफ है वो उसी वक्त मुकम्मल हो चुकी हो, तो वो उनका जो एक तरह से लाइसिस हो जाए, उनकी एक तरह से अपोप्टोसिस हो जाए। जब आपकी सेल की लाइसिस होती है वहां से पोटाशियम बहुत ज्यादा निकलता है, और आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बहुत सारे मतलब कि साइड इफेक्ट तो आते हैं, लेकिन एक जो साइड इफेक्ट होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर पोटाशियम का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। जब आपके जो पोटाशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर कैलीमिया। और फिर आप वो पूछते हैं कि इन पेशेंट के अंदर कौन कौन सी ईसीजी फाइंडिंग आ सकती हैं, तो आपने कहना कि टी वेव, टाल टी वेव, क्यूआरएस वाइड, क्यूआरएस कम्प्लेक्स और पी वेव अब्सेंट। या फिर वो इस तरह आपको जो है वो एमसीक्यूज दे सकता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, उसको जो है वो ब्लड की कमी थी, हमने उसको जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया। जब हमने उसको बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो फिर हमने देखा कि यार उस पेशेंट की जो हालत थी, ठीक है, उसकी जो कंडीशन थी वो थोड़ी खराब होगी। फिर हमने उसकी ईसीजी करवाई और ईसीजी के ऊपर हमें जो है वो टाल टी वेव, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स, पी वेव अब्सेंट मिली। तो बताएं इसमें जो है वो कौन सी जो है वो एक तरह से फाइंडिंग हो सकती है, तो आपने कहना हाइपर कैलीमिया, कि हाइपर कैलीमिया आपको ये वाली कंडीशन जो है वो करवा सकता है। ठीक है, तो ये इसका एमसीक्यू जो है वो इसी तरह आएगा, तो आपने इसको इस तरह ये एमसीक्यूज को पिक करना है। अब यहाँ तक आपको जो है वो टाल टी वेव के बारे में पता चल गया कि टाल टी वेव जो होती है उसका वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसके में आपका जो है वो ज्यादा होती है। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आपकी जो टी वेव इन्वर्जन होती है, ठीक है, जो आपकी टी वेव इन्वर्जन होती है वो कौन कौन सी कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, यानी कि टी वेव इन्वर्जन, यानी कि अब जो आपकी टी वेव होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, वो उल्टी हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल जी हम इधर आते हैं, यानी कि अब क्या होगी कि जो आपकी टी वेव होगी ये नीचे की तरफ आ जाएगी, टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हम टी वेव इन्वर्जन देखते हैं। पहली कंडीशन आपने कहना है कि जो टी वेव इन्वर्जन हम देखते हैं वो आपने कहना हाइपोकैलीमिया के अंदर। ठीक है, कौन सी कंडीशन के अंदर? आपने कहना कि जो आपका हाइपोकैलीमिया होता है, इस हाइपोकैलीमिया के अंदर हम क्या देखते हैं, आपके टी वेव इमरजेंस देखते हैं। फिर आपने कहना कि और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर हम क्यू आपकी जो टी वेव है उसकी इन्वर्जन देखते हैं। आपने कहना कि जिस पेशेंट को, ठीक है, जिस पेशेंट का जो है वो इश्कीमिया हो रहा हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस पेशेंट के हार्ट को इश्कीमिया हो रहा हो या उसको 1 या 2 दिन पहले जो है उसको एम आई हुआ हो,
तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन के अंदर हम उसकी टी वेव इन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, तो आपने कहना टी वेव इन्वर्जन हम कब 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 देखेंगे, आपने कहना कि जब आपका हाइपोकैलिमिया होगा, जब आपका इश्कीमिया होगा, जब पेशेंट को जब वो 1-2 दिन पहले एमआई हुआ हो, उसकी कंडीशन में हम टी वेव इन्वर्जन देखेंगे। अब दोबारा आपका जो हाइपोकैलिमिया की तरफ आते हैं कि हाइपोकैलिमिया के अंदर और कौन कौन सी फाइंडिंग्स आप देखेंगे। देखो हाइपोकैलिमिया के अंदर एक तो आपने कहना कि टी वेव इन्वर्जन देखेंगे, क्या देखेंगे हम, टी वेव इन्वर्जन देखेंगे। दूसरी, इस टी वेव इन्वर्जन जो है वो हम और मतलब कि टी वेव इन्वर्जन देखेंगे। फिर और कौन सी आपने कहना प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल, कौन सा आपके कहने से प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल। जो आपका प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल, जो आपका पी आर इंटरवल होता है वो आपका क्या होगा, वो आपका प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है जी, आपने कहना है कि आपकी जो हाइपोकैलेमिया होती है इसके अंदर आपका क्या होता है कि आपकी टी वेव इन्वर्जन होती है, आपकी प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी हम एक वेव देखते हैं जिसको हम कहते हैं यू वेव। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया के अंदर आपकी जो यू वेव होती है वो भी क्या होती है, वो आपकी प्रोमिनेंट होती है। ये आपने लाजमी देखना है। अब यू वेव का क्या सीन होता है, अब यू वेव की तरफ आते हैं। देखो नॉर्मली आपकी जो ईसीजी होती है ना, इसके ऊपर जो है वो यू वेव नहीं होती। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपको हाइपोकैलेमिया होता है ना, तो आपकी जो टी वेव होती है, टी वेव के बाद हमें जो है वो एक तरह से इस तरह की पैथोलॉजिकल वेव मिलती है, इस तरह की एक जो है वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलती है इस तरह की। तो ये जो वेव होती है इसको हम कहते हैं आपकी यू वेव, क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं यू वेव। और जो यू वेव होती है ये कब कब हमें दिखाई देती है, आपने कहना यू वेव जो होती है ये हमें हाइपोकैलीमिया के अंदर दिखाई देती है। एक तो हमें हाइपोकैलीमिया के अंदर दिखाई देती है, दूसरा आपने कहना जिस पेशेंट का ब्रेडी कार्डिया हो। ठीक है, कौन सा एक पेशेंट हमारे पास आता है उसको ब्रेडी कार्डिया हो, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या देखेंगे, आपका एक तरह से यू वेव देखेंगे। आपने कहना टी वेव इन्वर्जन कौन कौन सी कंडीशन में देखेंगे, हाइपोकैलीमिया, इश्कीमिया, रीसेंट एमआई, इस कंडीशन के अंदर टी वेव इन्वर्जन देखेंगे। और हाइपोकैलीमिया जो होता है उस कंडीशन में हम और कौन कौन से इसी फाइंडिंग देखेंगे, आपने कहना कि टी वेव इन्वर्जन, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, यू वेव यानी कि ब्रेडिकार्डिया, ये सारी कंडीशन के अंदर हम आपका जो है वो हाइपोकैलेमिया के अंदर ईसीजी के ऊपर फाइंडिंग्स देखेंगे। इसके अलावा जो है वो और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम हाइपोकैलेमिया देखेंगे, और हाइपोकैलेमिया के बदले में हम जो है वो टी वेव की इन्वर्जन देखेंगे। देखिए आपने कहना कि जब भी आप क्या करोगे, आप जो है वो बीटा ब्लॉकर की जगह आप बीटा एगोनिस्ट दोगे। ठीक है, यानी कि बीटा ब्लॉकर देने से आपका हाइपरकैलेमिया होता है, बीटा एगोनिस्ट देने से आपको हाइपोकैलेमिया होता है। तो हाइपोकैलेमिया में आपको कौन कौन सी ईसीजी फाइंडिंग आपको आएंगी वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा जब आपका इंसुलिन होता है, ठीक है, जब आपकी बॉडी के इंसुलिन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जब सिंपली कह लो कि जब आपका हो सकता है जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, लाइक इंसुलिन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए और वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया करवा दें। ठीक है, जब इंसुलिन बहुत ज्यादा होगा तो इंसुलिन आपको पता है कि वो पोटाशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करता है। तो इस वजह से आपने कहना है कि पोटाशियम को जब आपके सेल के अंदर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा कि आपको हाइपोकैलेमिया होगा। और हाइपोकैलेमिया में कौन कौन सी फाइंडिंग आती है वो आपको पता है। इसके अलावा आपका क्या होता है कि आपका अल्कोलोसिस, ठीक है, लाइक जो आपका अल्कोलोसिस होता है, ठीक है, अल्कोलोसिस में भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि इसमें आपका एसिडोसिस में हम क्या देखते हैं, हाइपरकैलेमिया, और अल्कोलोसिस में हम क्या देखते हैं, आपका एक तरह से जो है वो हाइपोकैलेमिया देखते हैं। और ईसीजी के ऊपर कौन कौन सी फाइंडिंग देखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है वो लाजमी चीजें पता होनी चाहिए कि टी वेव इन्वर्जन इन सारी चीजों का क्या सीन होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई पॉसिबल एमसीक्यूज बनता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यही एमसीक्यूज आएगा कि मतलब कि एक पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी रूम में। ठीक है, तो उसके ऊपर जो ईसीजी फाइंडिंग थी वो मैं देखने को मिली कि प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल था, इन्वर्टेड टी वेव्स थी और प्रोमिनेंट यू वेव था। प्रोमिनेंट यू वेव जब आएगा तो आपने कहना हाइपोकैलेमिया की जो है वो फाइंडिंग है। ठीक है, और दूसरा टाल भी ये मैंने आपको बता दिया। और हाइपोक्रीमिया में जो टी वेव डिप्रेशन होती है ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया। हाँ, एक मतलब कि इस तरह भी बता सकते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आता है, वो लंबे अरसे से जो है वो एक तरह से हाइपर टेंशन का जो है वो इलाज करवा रहा था। जब उसको हाइपर टेंशन का ट्रीटमेंट करवा रहा था तो जब फिर वो हमारे पास आता है कुछ आपकी कार्डिक एनोमलीज के साथ, जब वो हमारे पास कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज के साथ आता है तो हम उसकी जो है वो कुछ मतलब कि हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री पे हमें पता चलता है वो बीटा ब्लॉकर्स और जो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स थी वो बहुत ज्यादा ले रहा था। और जब हमें लैब्स इन्वेस्टिगेशन करवाई तो लैब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हमें हाइपर कैलेमिया मिला। ठीक है, पोटाशियम के लेवल ज्यादा मिला। तो बताएं हमें ईसीजी के ऊपर कौन सी फाइंडिंग मिलेंगी, या हमें टी वेव के ऊपर कौन सा इफेक्ट मिलेगा। तो ये आपको जो है वो लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए कि यार इनके अंदर जो है वो क्या क्या सीन हो सकता है। अब ये टी वेव इन्वर्जन वाला हो गया, आपकी टी वेव वाला हो गया। अब हम आगे आते हैं और आगे भी जो है वो एक तरह से डिस्कस करते हैं कि आगे क्या सीन होता है, टाल टी वेव। ठीक है, अब यह आपका हो गया जे पॉइंट भी हो गया, ठीक है, आपकी टी वेव भी हो गया, और
इसके अलावा मैं आपको जब, हाँ, एस टी एलिवेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एस टी एलिवेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है वो एक एक्यूट इंटरवल की तरफ आएंगे, ठीक है। एस टी एलिवेशन, देखो एस टी एलिवेशन आपने कहना है कि सिंपली एस टी एलिवेशन उस वक्त होगी जब आपके पास एक पेशेंट आपके पास हार्ट अटैक के साथ आएगा, ठीक है। सिंपल हम बोलते हैं कि उस पेशेंट को जब हार्ट अटैक हो गया है, तो हार्ट अटैक जो है कैसे आप देख सकते हो कि जब इस पेशेंट को जब एस टी मतलब कि सॉरी हार्ट अटैक ईसीजी के ऊपर आप कैसे देख सकते हो कि वाकई इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं। आप सिंपली उसकी एस टी एलिवेशन देखोगे, ठीक है। जब मतलब कि आप यहाँ पे आओगे तो ये जो आपका एस टी सेगमेंट है, इसकी क्या होगी, इसकी एलिवेशन होगी, यानी कि ये यहाँ से लेकर इस तरह ऊपर की तरफ प्रोमिनेंट होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसको हम कहते हैं एस टी एलिवेशन। तो जब आपको हार्ट अटैक होगा तो हार्ट अटैक की कंडीशन में आपको क्या होगा, आपको एस टी सेगमेंट एलिवेशन होगी, ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एम आई इसको कहते हैं, इसको एस टी एलिवेशन कहते हैं। और मतलब कि हमने कहा था कि जो आपकी पेरिकार्डाइटिस होती है, ठीक है, लाइक और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। सिर्फ आपने कहना पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, बुर्गेडा सिंड्रोम हो सकता है, और बहुत सारी मतलब कि आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपने कहना है कि जब आपका जो, हाँ, एस टी सेगमेंट, वो मैंने आपको बताया कि कंप्लीट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वो आपको बताना चाहिए हार्ट अटैक और पेरिकार्डाइटिस में, और इसमें कनकेव शेप आता है, वो मैंने आपको बताया था। और आपका जो मायोकार्डियल इंफेक्शन, उसमें कन्वेक्स शेप आता है, वो मैंने आपको बता दिया था सारा, ठीक है। एमसीक्यूज जो है ग्रुप के अंदर मैंने शेयर भी किए थे। ये आपको एस टी सेगमेंट जो है उसकी पता होना चाहिए कि एस टी सेगमेंट जो होती है उसके अंदर जो है वो सारा क्या सीन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो होती है आपकी एक तरह से क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल की तरफ आते हैं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यूटी इंटरवल का क्या सीन होता है। अब आपको पता है कि आपका जो क्यूटी इंटरवल है, इसका मतलब कि आपको पता है ये कब, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। आपने कहा जो आपका क्यूटी इंटरवल होता है, ये आपका जो पी, आपका जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, उसके स्टार्ट से लेकर आपकी जो यहाँ पे टी वेव एंड हो रहा होता है, वहां पर आपका, वहां तक आपका क्या होता है, वहां तक आपका एक तरह से क्यूटी इंटरवल होता है। अब पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो क्यूटी इंटरवल होता है, ये कौन कौन सी कंडीशन होती है उसमें आपका जो क्यूटी इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मली कहा जाता है कि जो आपका क्यूटी इंटरवल होता है ना, वो 0.4 सेकंड का होता है, ठीक है। अगर वो 0.4 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, कि आपका जो क्यूटी इंटरवल है वो एक तरह से प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। और जब आपका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से टोर्साडेस डी पॉइंट्स। क्या कहते हैं आपका, इसको हम पढ़ेंगे, टोर्साडेस डी पॉइंट्स कहते हैं, जो डी पॉइंट्स कहते हैं, इसको हम अभी पढ़ेंगे। आपने कहना जब आपका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है तो इसको हम कहते हैं टोर्साडेस डी पॉइंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखते हैं। तो आपने कहना है जो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, ये हम हर उस कंडीशन में देखेंगे जहां पे आपको हाइपो मिले, ठीक है। यानी कि आपको हाइपो, यानी कि हाइपो का क्या मतलब होता है, यानी कि आपको जो है वो एक तरह से हाइपो मैग्नीसीमियम मिले, लाइक आपको मैग्नीशियम का, आपको मैग्नीशियम का जो लेवल है वो कम मिले, यानी कि हाइपो, जो भी आपको हाइपो आएगा ना, उसके अंदर आपको जब वो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलेगा। हाइपोमैग्नीसीमिया, लाइक मैग्नीशियम के लेवल जब कम होगा। हाइपोकैल्सीमिया, जब आपको कैल्शियम का लेवल कम मिलेगा, ठीक है। आपने कहने का हाइपोकैलीमिया, ठीक है, जब आपको जब वो हाइपोकैलीमिया, लाइक पोटाशियम के लेवल जब आपको कम मिलेगा, उस वक्त आपको जब वो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलेगा। फिर आपने कहना है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, कौन सा होता है आपका एक तरह से हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आपको जो है वो एक तरह से प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलता है। और लॉन्ग क्यूटी इंटरवल दो साढ़े डी पॉइंटर्स कहते हैं। और जो भी कंडीशन आपको हाइपो वाली मिलती है उसके अंदर आपने कहना है आपका एक तरह से प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी नोट करना है। अब शॉर्ट क्यूटी इंटरवल की तरफ बाद में आते हैं। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल क्या होता है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। देखो जो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है, एक तो वो हाइपो वाली कंडीशन में होता है। दूसरा जो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है, ये आपकी कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी होता है, यानी कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो क्या करवाती हैं, वो जनाब आपका जो है वो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाती हैं। वो अपने कहने का हम जो है वो एक तरह से एंटी अरिथमिक ड्रग्स पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो आपकी अरिथमिया को कम करती हैं। तो आपने कहना कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ठीक है, एक तरह से जो है वो एक तरह से, अब आपने चले जाना वहां पर, आपके जो मैंने बताया था कि हम जो है वो पढ़ेंगे टोर्साडे डी पॉइंटर्स पढ़ेंगे, वहां पे आपने चले जाना, अपने बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आपने, मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा, वो आपने साथ साथ लिख लेने। तो एंटी अरिथमिक जो ड्रग्स होती हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाती हैं। स्पेशली जो आपकी क्लास 1A और क्लास 3 की जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं, ये क्या करवाती हैं, ये आपको एक तरह से आपको
प्रॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल करवाती हैं। इसके अलावा आपने क्या कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, क्या होती हैं कि आपकी कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स भी क्या करवाती हैं, आपको प्रॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल करवाती हैं। स्पेशली जो आपके मैक्रोलाइड्स होते हैं, जो आपके मैक्रोलाइड यानी कि आपको पता है कि आपकी अजिथ्रोमाइसिन होती है, एरिथ्रोमाइसिन होती है, ये क्या होती हैं, ये मैक्रोलाइड्स होती हैं और इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये आपको प्रॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल करवाता है। उसके अलावा जो होता है आपकी फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, जो आपकी फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये भी क्या करवाती हैं, ये भी आपको एक तरह से ये प्रॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवा सकती हैं। इसके अलावा अपने कहना जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग यानी कि जो मतलब कि हमने फार्मा में पढ़ा भी था, जो साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए होती हैं, न्यूरोसिस और साइकोसिस में मैंने आपको बताया था। सिर्फ एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं उनका भी साइड इफेक्ट क्या होता है, वो आपको जो वो प्रॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाती है, लाइक हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल उसने लिखा हुआ है, ये सारी आपको जो वो क्या करवाते हैं, प्रॉन्ग क्यूटी इंटरवल। उसके अलावा क्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, क्लोरोक्विन जो कि क्लोरोक्विन होती है, ये आपकी एंटी मलेरियल ड्रग होती है, ठीक है, प्रीमा क्वीन हो गया, क्लोरा क्वीन हो गया, ये सारी एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं और ये भी आपको इनका साइड इफेक्ट होता है, ये प्रॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाती हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं, ये भी आपको क्या करवाती हैं, प्रॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाती हैं। और आपका जो डायूरेटिक्स होते हैं, ठीक है, जो आपके डायूरेटिक्स होते हैं, ये भी आपको क्या करवाते हैं, प्रॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाते हैं, क्योंकि ये आपके डायूरेटिक्स जो होते हैं, ये आपको हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। फिर जो है वो कुछ एंटी एमिटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो आप जो है वो वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए लेते हो, ठीक है, आपके हेलोपेरिडोल आता है, ड्रोपेरिडोल आता है, ठीक है, ये आपका क्या करवाती हैं, आपको जो है प्रॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाती हैं। एंटी फंगल ड्रग, फ्लूकानाजोल वगैरह, ठीक है, फ्लूकानाजोल वगैरह ये भी आपको ये करवाती हैं। और आपकी नवीर ड्रग की ड्रग यानी कि जितनी भी नवीर आती हैं, यानी कि नवीर कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर आपने जो है वो पढ़ा हुआ होगा, जो कि राइटो नवीर होती है, ठीक है, कौन सी ड्रग होती है, जो आपकी एक तरह से राइटो नवीर ड्रग होती है, या फिर आपकी एक तरह से होती है इंडी नेवीर, ठीक है, कौन सी आपकी एक तरह से इंडी नेवीर ड्रग, यानी कि जो भी नेवीर के अंडे होती हैं, ये क्या होती है, ये हम उसके लिए यूज करते हैं, आपको पता है कि HIV और एड्स वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीज इनहिबिटर्स होते हैं। आपने कहना है कि जब HIV और एड्स के पेशेंट आते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं प्रोटीएस इनहिबिटर ड्रग की, आपके राइटोनावीर के जरिए और आपकी जो इंडीनेवीर ड्रग्स के जरिए, ठीक है। तो ये इनका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो भी आपके एक तरह से प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है। और ओपियोइड्स हमने पढ़े थे, जो कि मतलब पेन किलर्स होती हैं, जो पेन किलर ओपियोइड्स होते हैं, स्पेशली आपका मेथाडोन वगैरह, ये भी आपको क्या करवाते हैं, ये आपने याद रखना, आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल जो है वो करवाते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये सारी कंडीशन आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल या टोर्साडे पॉइंट्स से करवाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें एमसीक्यूज आता है ना, वो क्या होता है, वो पूछते हैं कि टोर्साडे पॉइंटस का मतलब क्या होता है। आपने कहना तो टोर्साडे पॉइंटस होता है, इसका मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। अभी मैं आपको इसी भी दिखाता हूँ। आपने कहना ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कहते हैं जो आपका टोर्साडे पॉइंट्स होता है ना, इसके अंदर हम ईसीजी के ऊपर कौन सी वेव देखते हैं, तो आपने कहना साइनोसाइडल वेव फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि साइनोसाइडल, ठीक है, आपका जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म, ये हम किस में देखते हैं, तो आपने कहना साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो होती है वो हम आपकी टोर्साडे पॉइंटस में देखते हैं। अब साइनोसाइडल वेव फॉर्म क्या होती है, देखो आपकी ये जो आपका टोर्साडे पॉइंटस होता है ना, इसमें जो ईसीजी होती है वो कुछ इस तरह की बन जाती है, लाइक इस तरह जाती है, फिर नीचे आ जाती है, ठीक है, इस तरह आती है, फिर नीचे आ जाती है, इस तरह होती है, इस तरह फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर जनाब ऊपर चली जाती है। इस तरह का कुछ सीन इसका होता है। जब इसको ड्रा करते हैं ना, तो ये मतलब कि एक जो वो साइनोसाइड्स बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है आपकी साइनोसाइड। फॉर एग्जाम्पल जो है वो आपकी इस तरह की जो है, मतलब जब हम इसको ड्रा करते हैं ना, ठीक है, तो इस तरह की मतलब कि हम इसकी फाइंडिंग्स देखते हैं इस तरह की, ठीक है, यानी कि मतलब कि इस तरह की फाइंडिंग आती है, जिसको हम कहते हैं आपकी साइनोसाइडल वेव फॉर्म, ठीक है, क्या कहते हैं आपकी एक तरह से साइनोसाइडल वेव फॉर्म कहते हैं। अभी मैं इसको दिखाता भी हूँ आपको यहाँ से प्लैब की नोट से कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो होती है वो क्या होती है और कब हम उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको लाजमी, हाँ ये वाली आपकी, ये देखो, ये जो आपकी साइनोसाइडल वेव फॉर्म है ना, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। यानी कि इसकी जो ईसीजी होती है ना, ये मतलब यहाँ से आएगी, इस तरह ऊपर जाएगी, नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर इस तरह, मतलब जिस एक सीढ़ी होती है ना, उस सीढ़ी की तरह होती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। और फिर हम जब इसको जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक मिलाते हैं ना, तो हमें एक साइनोसाइड मिलता है, इस तरह की एक साइनोसाइड वेव फॉर्म मिलती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म। तो आपसे पूछते हैं कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म किस में हम देखते हैं, तो आपने कहना है टोर्साडेस डी पॉइंट्स के अंदर हम देखते हैं।
और दूसरा इसकी काजेज मैंने आपको बता दी, और इसके अंदर जो है वो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आएगा, और ये सारी कंडीशंस आती हैं। अब जो टोर्साडे पॉइंट्स होता है, इसका जो है वो मेन ट्रीटमेंट क्या है, आपने लाजमी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। जो टोर्साडे पॉइंट्स होता है ना, इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है, अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाए और वो स्टेबल पेशेंट हो, लाइक मतलब कि इतना स्टेबल पेशेंट हो, उसको मतलब कि कोई अनकॉन्शियस वगैरह ना हो, तकरीबन स्टेबल हो, तो उसके लिए आपने स्टेबल पेशेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस देनी है वो आपने कहना है आईवी मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, आपने कहना है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी स्टेबल पेशेंट के लिए इन द केस ऑफ टोर्साडे पॉइंट्स, अपने कहना है मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आ जाए और वो अनस्टेबल हो, ठीक है, वो पेशेंट जब आपका अनस्टेबल हो, वो मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि अनकॉन्शियस हो, मतलब कि उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो, अनस्टेबल पेशेंट हो, तो अनस्टेबल पेशेंट के लिए आपने इसको क्या करना होता है, आपने इसको डीफिब्रिलेशन करवाना होता है। क्या आप जो डीफिब्रिलेटर आपने देखे होंगे, आपने इसको डीफिब्रिलेशन करवाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने कहना है उसके अलावा अगर वो कुछ ड्रग्स ले रहा है तो ड्रग्स को छुड़वा दो, ठीक है, उसको को भाई ड्रग्स वगैरह ना लो। फिर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर वो हाइपो हो रहा है, ठीक है, हाइपो में हम सारा, जब हाइपो मैंने आपको बता दिया है, तो हाइपो में जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो कैल्शियम को ठीक करो, हाइपोमैग्नीसीमिया हो रहा है तो मैग्नीशियम को ठीक करो, पोटाशियम जो है वो मतलब कि थोड़ा लो है तो आप बाइस उसको पोटाशियम वगैरह दो, ठीक है। तो ये आपने जो वो याद करना है कि टोर्साडे पॉइंट्स जो होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें हम जो है वो कौन कौन सी चीजें देखते हैं, ये आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। ये था आपका टोर्साडे पॉइंटस के टोर्साडे पॉइंट्स के ऊपर ऊपर जो है वो हम क्या क्या चीजें देखते हैं। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज होती है। एक आपकी दूसरी जो चीज होती है वो होती है आपकी एक तरह से शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। कौन सी होती है आपका शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, कि शॉर्ट क्यूटी इंटरवल का क्या सीन होता है। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल वही होगा कि जब आपको वो 0.4 सेकंड से कम हो जाए, उसको शॉर्ट क्यूटी इंटरवल कहेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम शॉर्ट क्यूटी इंटरवल देखेंगे, तो आपने कहना है कि हर वो कंडीशन जिसके अंदर हाइपर होगा, ठीक है, यानी कि हर वो कंडीशन जिसके अंदर क्या होगा, हाइपर होगा। यानी कि हाइपर का क्या मतलब होगा, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपर पोटाशियम यानी कि हाइपर कैलीमिया, और आपका हाइपर ग्लाइसीमिया। इन सारी कंडीशन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, अपने के ना हाइपर के अंदर हम जो है वो शॉर्ट क्यूटी इंटरवल देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्यूटी इंटरवल हम कब कब देखेंगे। अब ये मतलब कि आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्यूटी इंटरवल के बारे में हम क्या सीन होता है, ठीक है। और टाल टी वेव, अक्यूट एम आई एस टी एलिवेशन होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज आते हैं, पी आर सेगमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ओसबोर्न वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया। और वेंट्रिकल्स के अंदर कितना करंट जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कितना आता है। और हाँ, कभी कभार ये एमसीक्यूज आता है कि जब आपका जो एस ए नोड होता है ना, ठीक है, जब आपका एस ए नोड जब होता है, जब वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जब आपका एस ए नोड ब्लॉक हो जाता है और एस ए नोड इम्पल्स जनरेट नहीं करता, तो ये जो ईसीजी होती है, ईसीजी के ऊपर कौन सी वेव अब्सेंट होती है, तो आपने कहना है पी वेव, ठीक है। ये भी मतलब पूछ लेते हैं कि पी वेव जो होती है वो अब्सेंट होगी आपके एस ए नोड की, क्योंकि जब एस ए नोड ब्लॉक होगा तो आपको पता है कि फिर जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, सॉरी एट्रिया होते हैं, वो एकदम से रिपोलर आपका डीपोलराइज नहीं होंगे। जब वो डीपोलराइज नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपका इनकी कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी, तो आपका जो एवी नोड होगा, वो एवी नोड जो होता है ना, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है एस ए नोड की। फिर वो जनाब आपके वेंट्रिकल्स को तो कॉन्ट्रैक्ट करवाता रहता है, लेकिन आपकी एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाता, तो उस वजह से आपकी जो पी वेव होती है वो एक तरह से अब्सेंट होती है आपके इसके अंदर पेस मेकर की ब्लॉक, जब पेस मेकर डिजनरेट हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे, इसका आता है सिक्स साइनस सिंड्रोम होता है, जो मतलब कि आखिरी कंडीशन में होता है पेशेंट की। और इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है, क्यूटी इंटरवल के बारे में मैंने आपको बता दिया, टी वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया। और मुझे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह देखने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि और इसमें क्या क्या रहता है। आपके ग्लाइस मतलब कि हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। और हाइपोकैलीमिया में कौन कौन सी फाइंडिंग्स आती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में हम एट्रियल रिपोलराइजेशन देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी, हाँ, जब एक पेशेंट आपके पास आता है, उसकी जो है वो क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो काफी लो एम्पलीट्यूड की है, यानी कि उसका जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो बहुत छोटा छोटा आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो बहुत छोटा आ रहा है। तो आपने कहना है हो सकता है इसको जो है वो ओल्ड एम आई हुआ, ठीक है, ओल्ड एम आई। तो ओल्ड एम आई में भी हम क्या देखते हैं, आप जो वो छोटी छोटी क्यू आर एस जो है वो वेव देखते हैं। और एस टी सेगमेंट एलिवेशन, ये मैंने आपको बता दिया सारा, ये आपको लाजमी जो है वो फाइंडिंग्स आनी चाहिए। और इसमें यही था, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दें, आपको क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई मसला तो नहीं है, जल्दी से बता।